वर्ष 2004 में जब हमारे देश में यूपीए की सरकार बनी और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तब 29 अक्टूबर 2004 को, तिथि आप याद रखिएगा, 29 अक्टूबर 2004 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की अगुवाई में एक आयोग का गठन हुआ, जिसे भारत के अल्पसंख्यकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। अल्पसंख्यकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर रिपोर्ट बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी आजकल संविधान और लोकतंत्र को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस आयोग की अगुवाई करने वाले जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने ही वर्ष 1984 के सिख दंगों में कांग्रेस को क्लीन चिट दी थी और इसके बाद ही वो वर्ष 1990 से 91 के बीच सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे और बाद में उन्हें कांग्रेस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पहला अध्यक्ष बनाया और फिर राज्यसभा का सांसद भी बना दिया। ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के दल जस्टिस रंजन गोगोई के बारे में बहुत कहते हैं कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने के बाद राज्यसभा के सदस्य कैसे बन सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस परंपरा को शुरू किया था और उन्होंने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा को राज्यसभा का सदस्य बनवाया था। इसके अलावा जस्टिस रंगनाथ मिश्रा वर्ष 2004 तक कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रहे और बाद में यूपीए की सरकार ने उन्हीं की अगुवाई में अल्पसंख्यकों के लिए एक आयोग बना दिया और इसी आयोग ने वर्ष 2007 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के लिए आरक्षण को लेकर बाकायदा कई सिफारिशें की गई थी। अल्पसंख्यकों के आरक्षण को लेकर इस आयोग ने सिफारिश की थी। इसमें लिखा था कि अल्पसंख्यकों को पिछड़ा मानते हुए सरकार को उन्हें नौकरियों में 15% आरक्षण देना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए आप, 15% आरक्षण अल्पसंख्यकों को मिलना चाहिए। इस 15% आरक्षण में भी 10% आरक्षण अकेले मुसलमानों के लिए होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान कुल अल्पसंख्यकों का 73% हैं। यह बात आपको पता नहीं होगी, जब हम अल्पसंख्यक वर्ग की बात करते हैं तो इस पूरे वर्ग में 73% मुसलमान हैं। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि अगर ऐसा संभव न हो तो ओबीसी आरक्षण का 8.2% हिस्सा अल्पसंख्यकों को मिलना चाहिए और इनमें भी 6% कोटा अकेले मुसलमानों के लिए आरक्षित होना चाहिए। फिर से एक बार आप जो मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए और पढ़ लीजिए। बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूं। ओबीसी आरक्षण में से 8.2% आरक्षण अल्पसंख्यकों को मिले और 8.2% अल्पसंख्यक आरक्षण में से भी 6% आरक्षण अकेले सिर्फ मुसलमानों को मिले। ये जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था और कांग्रेस को यह आइडिया वहीं से आया था। और इसी आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि दलित समुदाय के जो लोग इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म को अपनाते हैं, ये हम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं जिसमें लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, तो उन्होंने लिखा है कि दलित वर्ग के जो लोग अपना धर्म परिवर्तन करने के बाद इस्लाम अपना रहे हैं या ईसाई धर्म अपना रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन होने के बाद भी शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा उनका सुरक्षित रहे। और यह एक ऐसी सिफारिश थी जिसमें धर्म परिवर्तन में आरक्षण की रुकावट हमेशा के लिए खत्म हो सकती थी। यह बहुत बड़ी बात उन्होंने लिखी है। जो SC ST इस्लाम या ईसाई धर्म को अपना लेंगे, उनका SC और ST का दर्जा बरकरार रहेगा, उनका आरक्षण बरकरार रहेगा। लेकिन हमारे देश की अदालतों ने आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को पहले 5% और फिर 4.5% आरक्षण देने के कांग्रेस सरकार के उस समय के फैसले को पलट दिया। इसलिए यूपीए सरकार केंद्र में इन सिफारिशों को लागू नहीं करवा पाई, वरना यूपीए सरकार उस समय अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए बड़ी मेहनत कर रही थी और एक बाकायदा पायलट प्रोजेक्ट बनाकर उन्होंने आंध्र प्रदेश में सबसे पहले इसे लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन अदालत ने उसे रोक दिया। अगर उस समय यह पायलट प्रोजेक्ट लागू हो जाता, आंध्र प्रदेश में यह सब लागू हो जाता, तो आप समझ लीजिए कि हमारे देश में, पूरे देश में केंद्रीय स्तर पर भी ये आरक्षण अब तक लागू हो चुका होता। ये तो अदालतें थी जिन्होंने कानूनी अड़चन पैदा कर दी और फिर इसे होने नहीं दिया और कहा कि ये न्याय के हिसाब से, कानून के हिसाब से ठीक नहीं है।
आज आपको यह बात भी पता होनी चाहिए कि वर्ष 2006 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यक और मुसलमानों के पहले हक को लेकर बयान दिया था, तब यह बयान अचानक नहीं आया था, इसे बहुत सोच समझ कर दिया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह बयान 9 दिसंबर 2006 को दिया, जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आए हुए सिर्फ 22 दिन हुए थे। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या है और मैं आपको क्यों बता रहा हूं इसके बारे में। यह वही रिपोर्ट है जिसमें मुसलमानों की स्थिति को दलितों से भी खराब बताया गया था और यह सिफारिश की गई थी कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की उचित हिस्सेदारी को सुनिश्चित किया जाए और इसके लिए बड़े फैसले सरकार को लेने चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यह कहती है। 17 नवंबर को यह रिपोर्ट आई और इसके ठीक 22 दिन बाद 9 दिसंबर 2006 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह कहा कि अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यक विकास के लाभ में समान रूप से भागीदार बनने के लिए सशक्त होने चाहिए और संसाधनों पर पहला दावा उनका ही होना चाहिए। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वर्ष 2006 में जब यह बयान दिया, तब उसी साल 29 जनवरी 2006 को यूपीए सरकार ने एक नए मंत्रालय का गठन किया था और यह पहली बार हुआ था जब किसी सरकार ने अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन किया। और सोचिए, जिस साल यह अल्पसंख्यक मंत्रालय बना उसी साल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह बयान दिया। हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था इसलिए आई थी क्योंकि संविधान सभा हिंदू धर्म में निम्न और पिछड़ी जातियों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करना चाहती थी। जैसा आप जानते हैं, हिंदू धर्म जो है, हिंदू समुदाय अलग अलग जातियों में बटा हुआ है और उसमें जो पिछड़ी जातियों के साथ भेदभाव होता है उससे खत्म करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और उस समय यह सोचा गया कि अगर इन जातियों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण मिल गया तो इनके साथ भेदभाव कम हो जाएगा और फिर बंद हो जाएगा। लेकिन बाद में हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों ने इस आरक्षण को मुस्लिम तुष्टीकरण का भी हथियार बना लिया और मुसलमानों में पिछड़े लोगों का एक अलग वर्ग बनाकर उन्हें आरक्षण देने की कोशिश हुई। जबकि सच्चाई यह है कि इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था है ही नहीं, और क्योंकि इन धर्मों में जातियां नहीं हैं और जातियों के आधार पर होने वाला भेदभाव भी नहीं है, इसलिए आरक्षण का सिद्धांत इन धर्मों के लिए लागू होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी विपक्षी पार्टियां और खासकर कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देने का वादा आज से नहीं, बहुत पहले से करती आई हैं और वो ये कहती हैं कि आरक्षण से ही सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मुसलमानों को उचित हिस्सेदारी मिल सकती है, जबकि यह बात पूरी तरह से गलत है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2006 में सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि देश में यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाले सिर्फ 3% उम्मीदवार मुसलमान थे, जबकि देश में उनकी आबादी 14% से ज्यादा थी। और यह बात सही भी है। कांग्रेस की सरकारों में 2 से 3% मुस्लिम छात्र ही यूपीएससी की परीक्षाओं में पास हुआ करते थे। जैसे मैं आज कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं। वर्ष 2010 में सिर्फ 21 मुसलमान यूपीएससी की परीक्षा में पास हुए। 2011 में 31 मुसलमान छात्र, वर्ष 2012 में 30, 2013 में 34 मुस्लिम छात्र पास हुए और इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जब यह आंकड़ा 50 तक पहुंचा हो या 5% तक पहुंचा हो। लेकिन जिस मोदी सरकार पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगाए जाते हैं, उसी मोदी सरकार में वर्ष 2016 में पहली बार 52 मुस्लिम छात्र यूपीएससी की परीक्षा में पास हुए। 2017 में 50 मुस्लिम छात्र यूपीएससी की परीक्षा में पास हुए और इस साल 51 मुस्लिम उम्मीदवार यूपीएससी की परीक्षा में पास होकर आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बनेंगे। और यूपीए की सरकार में मुस्लिम उम्मीदवारों की जो हिस्सेदारी 3% हुआ करती थी, वो पहली बार मोदी सरकार में इस साल 5% हो गई है, जबकि मोदी सरकार को अक्सर मुस्लिम विरोधी बताया जाता है। तो यूपीएससी के परीक्षा में मुसलमानों की संख्या का एक ग्राफ आपकी स्क्रीन पर है। एक बार ध्यान से बड़ी स्क्रीन पर भी आप देख लीजिए। मैं हट जाता हूं और यहां पर आप देख लीजिए कि नीले रंग में जो आपको बार दिख रहा है, ये यूपीए सरकार के दौरान का है। 2010 से हमने ये आंकड़ा लिया है, 2010 से 2023 तक। नीले रंग में जो आपको दिख रहा है, ये यूपीए सरकार के दौरान है, जब 3% या 2.4% मुस्लिम उम्मीदवार यूपीएससी परीक्षा में पास होते थे। और जब से मोदी सरकार आई है,
ये आंकड़ा 5% के पार चला गया है। आप यहां पर देख सकते हैं। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि जो नेता सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए आरक्षण को ही एकमात्र विकल्प मानते हैं, यह दलील सही नहीं है और उनके बयान भी सही नहीं है। ये जितने मुसलमान इस बार पास हुए हैं, 51 मुस्लिम छात्र इस बार यूपीएससी की परीक्षा में पास हुए हैं, ये सारे छात्र बिना आरक्षण के पास हुए हैं, अपनी काबिलियत पर पास हुए हैं, अपने टैलेंट पर पास हुए हैं, अपने परिश्रम पर पास हुए हैं। और हम इन सब मुस्लिम छात्रों को बधाई देना चाहते हैं। और हमारे जो मुस्लिम दर्शक हैं, हमारे जो मुस्लिम परिवार इस समय हमें देख रहे हैं इस देश के, उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को कैसा बनाना चाहेंगे? क्या आप अपने बच्चों को इन 51 उम्मीदवारों की तरह नहीं बनाना चाहेंगे? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा भी आईएएस बने, सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करे, आईआईटी में जाए, आईआईएम में जाए, बड़ा होकर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने? आप क्या ये नहीं चाहेंगे? और क्या इसके लिए सिर्फ आरक्षण ही जरूरी है? ये सारे बच्चे बिना आरक्षण के पास हुए। मुस्लिम आरक्षण के अलावा कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप भी लग रहा है कि वो लोगों की संपत्ति, उनका सोना और हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र को भी घुसपैठियों में बांटना चाहती है। और प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो पहले दिन जब उन्होंने यह मुद्दा उठाया, पूरा देश हैरान हो गया कि उन्होंने यह मुद्दा उठाया कैसे, और यह प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके मुंह से गलती से निकल गया हो। लेकिन उन्होंने अगले दिन अलीगढ़ में भी यही बात कही, और फिर आज राजस्थान में एक बार फिर से, और फिर छत्तीसगढ़ में उसके बाद अपनी रैलियों में फिर से उन्होंने यही भाषा और यही आरोप दोहराए और कहा कि इसके पीछे अर्बन नक्सल वाली सोच है, माओवादी सोच है। और उनके 1.5 मिनट के भाषण से कांग्रेस पार्टी में खलबली मची हुई है। आज उन्होंने कहा कि मैंने एक 90 सेकंड का भाषण दिया जिसमें मैंने कुछ सच्चाई लोगों को बताई, और उसके बाद से कांग्रेस में खलबली है। देखिए आज उन्होंने क्या कहा। अभी परसों जब मैं राजस्थान आया था तो मेरा एक 1.5 मिनट का भाषण, 90 सेकंड का भाषण, और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा। और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है। मैंने सत्य रखा देश के सामने। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है? कांग्रेस क्यों अपने नीतियों को ऐसे छिपाने में लगी है? जब आपने नीति बनाई है, निर्णय लिया है, तो अब जब मोदी जी ने खुल करके राज रख दिया, आपका हिडन एजेंडा बाहर आ गया, तो अब कांप रहे हो? अरे हिम्मत है तो स्वीकार करो, हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मैं ये बात देश को साफ साफ बताना चाहता हूं कि कांग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स के दलदल में इतना धंसी हुई है कि उसे बाबा साहब के संविधान की भी परवाह नहीं है। और आपको पता होगा,
उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे, हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। बताइए आपको मंजूर है क्या? ये मंजूर है क्या? क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं क्या? क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं क्या? ये पंजे की ये ताकत